सिमिलर शेप्स एंड स्केल ड्राइंग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिमिलर शेप्स कौन सी होती हैं और स्केल ड्राइंग से क्या मुराद है। सिमिलर शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनकी शेप देखने में सेम हो लेकिन उनका साइज डिफरेंट हो। जैसा कि हमें तस्वीर में ये दो दरख्त नज़र आ रहे हैं, देखने में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। लेकिन एक दरख्त का साइज़ हमें नज़र आ रहा है 8 फीट है और दूसरे का 2 इंचेस है, तो ये आपस में सिमिलर होंगे। और स्केल ड्राइंग्स क्या होती हैं? स्केल ड्राइंग को भी हम इसी तस्वीर की मदद से समझते हैं। जैसे कि अगर हमने पेपर पे यही वाला ट्री ड्रॉ करना है लेकिन हम 8 फुट का दरख्त पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें उसी जैसा यानी कि उससे सिमिलर या उससे मिलता जुलता एक छोटा दरख्त पेपर पर ड्रॉ करना होता है, लेकिन दिखने में वो इस बड़े दरख्त की तरह ही लगेगा, साइज में सिर्फ छोटा होता है। तो स्केल ड्राइंग कहाँ पर काम आती है? जैसे अगर हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम पहले उसका मैप बनाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बिल्डिंग की जो असल मेजरमेंट्स हैं उनको छोटे स्केल में या छोटी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। ये देखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन ट्रायंगल ए बी सी का साइज ट्रायंगल एक्स वाई जेड से छोटा है, यानी ये आपस में सिमिलर हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर्स सेम शेप लेकिन डिफरेंट साइज की होती हैं। अगर मैथमेटिकल शेप्स में देखा जाए तो उनके एंगल्स सेम होंगे और उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। हमने मैथमेटिकल शेप्स के लिए ये दो बातें याद रखनी हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम एंगल ए को देखें तो अगर एंगल ए 90 डिग्रीज है तो जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है इसमें एंगल एक्स 90 डिग्रीज होगा। तो इसमें यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है कि अगर इन दोनों शेप्स को देखा जाए तो इसमें ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं और एंगल बी और एंगल y आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल c और एंगल z आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। यानी इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम ट्राइंगल एक्स वाई जेड को छोटा करके इस ट्राइंगल के ऊपर रखें तो जिस एंगल के साथ जो एंगल आएगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हम इसे छोटा करें और इसके ऊपर रखें तो a के ऊपर x आएगा, c के ऊपर z आएगा। तो इस तरह a का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल x होगा, c का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल z और b का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल y होगा। इसी तरह से अगर हम इनकी साइड्स की बात करें तो जैसा कि हमने बात की कि इनका जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। यानी जो साइज इसका डिफरेंट आ रहा है वो एक प्रोपोर्शनल या एक रेशो के थ्रू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर इसका जो नंबर नज़र आ रहा है साइड ए बी वो कितना है 3 और यहाँ पर एक्स वाई 9 है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर साइड्स को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस चीज़ को भी इसी तरह याद रखें कि अगर हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड को थोड़ा सा साइज में छोटा करें और ए बी सी के ऊपर रखें तो ए सी के साथ कौन सी साइड आएगी, एक्स जेड आएगी, ए बी के ऊपर आएगी एक्स वाई। इसका मतलब है कि ए बी के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो एक्स वाई होगी और बी सी के साथ या बी सी के ऊपर जो साइड आएगी वो वाई जेड है। तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड है और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड है। यहाँ पर ये जो हमने सिंबल यूज़ किया है ये सिंबल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस होता है, या इसे हम सिमिलैरिटी का सिंबल भी कह सकते हैं। सिमिलैरिटी साइन भी इसको कहा जा सकता है। यानी साइड ए बी और एक्स वाई आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर का ये मतलब नहीं है कि वो मेजरमेंट में बराबर हैं, बल्कि वो एक प्रोपोर्शन के तहत एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती हैं। तो अब अगर इन ट्राइंगल्स को हम दोबारा से देखें तो हमें यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। हमें ए बी की मेजरमेंट 3 दी गई है। हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 3। मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई हमें दी गई है यहाँ पर 9। इसी तरह अगर हम ए सी की मेजरमेंट देखें तो वो हमें दी गई है n, यानी कि ये अभी अननोन है। अगर हम किसी भी मेजरमेंट को किसी वेरिएबल से या अल्फ़ाबेटिक लेटर से शो करते हैं तो वो क्या होता है, वो अननोन होती है। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है
और यहाँ पर हमारे सामने इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो है एक्स जेड, जिसकी मेजरमेंट दी गई है 12। तो जब हमारे पास ये चीज़ आती है और हमें इस तरह से सिमिलर शेप्स दी होती हैं, तो हमने क्या करना है, हमें जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हमने पहले, जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमने पहले कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को डिटरमिन कर लेना है, यानी पहले ये पता लगा लेना है कि इनमें से कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को डिटरमिन करना क्यों ज़रूरी होता है? हम अपने सामने ये जो दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, अगर हम इन्हें देखें तो हमने क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसको पहले हम रोटेट करेंगे। रोटेट करके ये वाली बेस इसकी यहाँ पर ग्राउंड के साथ रखेंगे, यानी जो इसके साथ आ जाए। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल इसके ऊपर आती है तो कौन कौन सी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर हमारी जो ट्रायंगल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो या वो डिफरेंट तरीके से पड़ी हुई हैं, तो तब भी इसलिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम पहले ये देख लें कि कौन कौन सी साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम n के साथ 9 को कंपेयर करें, बल्कि हमने 3 के साथ 9 को कंपेयर करना है, क्योंकि ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई थी। तो इसलिए हमारे पास जो पहला स्टेप है वो होगा डिटरमिन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जब हमने एक बार कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को डिटरमिन कर लिया है, ऊपर वाली एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि ए बी के साथ एक्स वाई कोरस्पॉन्डिंग है और ए सी के साथ एक्स जेड कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा सेट अप अ प्रोपोर्शन, यानी अब हमने वो वाली प्रोपोर्शन बनानी है जिसकी मदद से हम अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ट्राइंगल ए बी सी, तो जब हम उसकी मेजरमेंट्स को लिखेंगे तो उससे नीचे यानी कि डिवीजन में हम दूसरी ट्राइंगल की मेजरमेंट्स लिखेंगे हमेशा। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड ऊपर रख रही हूँ तो उसके साथ डिवाइड होगी दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो अब इसे लिख के देखते हैं कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई। और जब भी हमने प्रोपोर्शन बनानी है, हमने ये बात याद रखनी है कि जो ट्रायंगल जिसकी एक मेजरमेंट ऊपर रखी है, दूसरी बार भी उसी की मेजरमेंट ऊपर रखनी है। दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा और अब इसकी जो दूसरी साइड है उसकी लेंथ हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय, और अब यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एक्स जेड। तो यहाँ से अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की मेजरमेंट्स ऊपर रख रहे हैं तो हमेशा उन्हीं को ऊपर रखना है और नीचे एक्स वाई जेड यानी कि दूसरी ट्राइंगल को। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमने ए बी को ऊपर रखा है तो यहाँ पर हम ए सी को नीचे ले आएँ। हमने एक ही ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको ऊपर रखना है। अब हम इस प्रोपोर्शन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए बी की वैल्यू थी 3, एक्स वाई की वैल्यू थी 9 और ए सी की वैल्यू थी n और एक्स जेड की वैल्यू थी 12। अब हमने यहाँ से सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉल्व फॉर द मिसिंग वैल्यू। तो ये हमारे 3 मेन स्टेप्स हैं जो हमने सिमिलर फिगर्स के लिए करने होते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो ये आ जाएगा 9n इक्वल्स टू 12 3 ज़ार 36 और n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास n आ गया 4, यानी ये जो ऊपर दो ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रही थी इसमें n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि है 4। इसी तरह हम ये जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू भी इसी प्रोपोर्शन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो 3 मेन स्टेप्स हैं उन्हें दोबारा देखते हैं। डिटरमिन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले ये देखना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। जैसे ए बी और एक्स वाई आपस में कोरस्पॉन्डिंग थे तो फिर हमने उन्हीं को डिवाइड करके प्रोपोर्शन बनानी है और फिर हमने लास्ट में सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमने बात की है सिमिलर फिगर्स की या सिमिलर शेप्स कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनको हम स्केल ड्राइंग्स में किस तरह से यूज़ करते हैं, या जब हम किसी बिल्डिंग का मैप बना रहे होते हैं तो वहाँ पर ये हमें क्या फ़ायदा देती हैं, यानी हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द हाउस यूजिंग गिवन स्केल। यहाँ पर हमें एक हाउस का मैप नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम दोबारा ये चीज़ देख लेते हैं कि जब हमारे पास एक घर का मैप होता है उसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल जो घर की लेंथ है उसको हमने एक स्केल की मदद से छोटा करके एक पेज के ऊपर हम उसका मैप बनाते हैं। तो ये हमें एक घर का मैप नज़र आ रहा है और हमें साथ ही स्केल भी बता दिया जाता है
है कि पेज के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो 3 मीटर को शो कर रहा है। यानी ओरिजिनली वो 3 मीटर है, लेकिन पेपर के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर लिया ताकि हम आसानी से उसका मैप ड्रॉ कर सकें। तो अब यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर्स और कहा गया है फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द हाउस यूजिंग गिवन स्केल। तो हमने इस स्केल को यूज़ करते हुए जो एक्चुअल लेंथ है यानी मीटर्स में हमने उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से अपने स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी साइड नहीं है, यानी कि कोई ऐसी दो फिगर्स नहीं है जिनको हमने कंपेयर करना है। तो इसका मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने यहाँ पर नहीं देखना, हमें पहले ही स्केल दिया गया है। तो मैप के केस में हमने पहला स्टेप फॉलो नहीं करना। दूसरा स्टेप होता है सेट अप अ प्रोपोर्शन, यानी कि अब हमने देखना है कि इनकी क्या प्रोपोर्शन बनती है। तो हमने सिंपली जो स्केल होता है उसी की प्रोपोर्शन लिखनी है, यानी हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर टू 3 मीटर्स, तो सिंपली हम इसको लिखेंगे 1/3। हम इसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऊपर वाली जो हमारी मेजरमेंट होगी वो सेंटीमीटर को शो करेगी और नीचे वाली मीटर्स को। हमारी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो हमने सेंटीमीटर वाली ही ऊपर रखनी है, यानी हमने जब डिवीजन में या इस तरह की प्रोपोर्शन बनानी है तो हमने सेंटीमीटर वालों को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर ऊपर है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। ये हमारी एक फ्रैक्शन या एक रेशो हम इसे कह सकते हैं। अब इसको इक्वल रखेंगे तो अब हमें जो सेंटीमीटर्स में लेंथ दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करना है किससे? एक्चुअल लेंथ से। एक्चुअल लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर एक्चुअल लेंथ को x सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे लिख दिया है x। अब यहाँ से दोबारा देखें कि ऊपर दोनों मेजरमेंट सेंटीमीटर वाली हैं और नीचे दोनों मीटर्स वाली हैं। नीचे एक्चुअल मेजरमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से इसको मिक्स नहीं करना, हमने एक ही तरह की मेजरमेंट्स को न्यूमिनेटर्स में लिखना है और एक ही तरह वालों को डिनोमिनेटर में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। हमने सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 टेंस आर 30। और अब x हमने क्या किया था? एक्चुअल लेंथ थी जो कि मीटर्स में, तो एंड पे हम इसके साथ मीटर्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर्स में लेंथ चाहिए। x नीचे था और वो मीटर्स में था, तो इसलिए हम उसके साथ आंसर में मीटर्स लिख देंगे। तो ये हमारी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। तो इस बात का मतलब क्या है कि जब हमें कोई मैप दिया जाता है और हमें ये स्केल भी बता दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर्स को शो कर रहा है, और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली या ओरिजिनली जब हम उसको घर को बनाएंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी मीटर्स की फॉर्म में, तो फिर हम उसे इस स्केल या इस प्रोपोर्शन की मदद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, जहाँ से हमें घर की सारी डायमेंशंस की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरह से इन्हें कहते हैं हम स्केल ड्राइंग्स, यानी इस तरह का स्केल यूज़ करके हम जब मैप बनाते हैं या कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से, किसी बड़ी चीज़ को पेपर के ऊपर हम उसे एडजस्ट करते हैं, तो उसे हम स्केल ड्राइंग कहते हैं, जिसमें हम सिमिलर शेप्स के फीचर्स को या उनके जो फार्मूलाज हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था सिमिलर शेप्स एंड स्केल ड्राइंग्स।